स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। अब यहाँ आते हैं, फोल्डर में मैंने वैसे ओपन कर लिया है VS कोड। ठीक है, VS कोड और प्लस मेरे पास ये आ गए। ठीक है भाई, अब हम यहाँ अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा हुआ था क्या चीज़, क्या नाम है इसका, लास्ट टाइम हमने देखी थी वेट्स वगैरह कैसे सेट करनी है, परसेंटेज में क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। अच्छा, अभी मेरे पास दो चीज़ें, क्या चीज़ें, इसको देखते हैं। एक है पैराग्राफ, ये टेक्सिंग के ही वैसे काम आता है, लॉरेम। ठीक है, और एक और है पैराग्राफ लॉरेम। पैराग्राफ तो लिख लूँ भाई, पैराग्राफ है। ठीक है भाई, ये दो पैराग्राफ मेरे पास आ गए और इसको मैं गो लाइव कर देता हूँ। अब इनका मैंने पैराग्राफ का साइज सेट करना है। क्या करना है? साइज। यहाँ आता हूँ और यहाँ आता हूँ, क्लास पैरा 1 और 2। स्टाइल पे आता हूँ, क्या है यार ये, स्टाइल में आने के बाद डॉट पैरा 1 डॉट पैरा 2। दोनों पर आने के बाद यहाँ पर मैं एक चीज़ डिफाइन करता हूँ कि भाई इन दोनों को मैंने साइज देना है। क्या देना है? साइज देना है। इससे पहले मैं आता हूँ टेक्स्ट या फॉन्ट के ऊपर। फॉन्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जैसे वेब फॉन्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया था। टेक्स्ट के ऊपर आ जाता हूँ। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट का कलर हमने देखा था, और फॉन्ट साइज में आता हूँ, सीधा फॉन्ट साइज की बात करता हूँ। यहाँ पर भी कॉपी, यहाँ पर कॉपी पेस्ट। अच्छा, इसके लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ आऊँगा, एक डिव पैरा 1 को मैं डिव में डाल देता हूँ। क्या है भाई, पैरा 1 को एक डिव में डाल देता हूँ, कॉन्फ़िगर HTML भाई। ठीक है, ये तो इसको मैंने क्या कर दिया, पैरा 1 को एक इसमें डिव में डाल दिया और इसको पैराग्राफ में रखा हुआ है नॉर्मली। और यहाँ आने के बाद मैं डिव को डायरेक्ट कॉल करता हूँ। ठीक है, और डिव का फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं, फॉन्ट साइज लिखता हूँ डिव का 50px। फॉन्ट साइज और ये 50px लिख दिया। ठीक है भाई, इसका साइज क्या हो गया? 50। किसका साइज हो गया? किसके डिव का साइज हो गया? पैराग्राफ के डिव का साइज। जब मैंने डिव जो है उसका साइज चेंज किया तो यही पैराग्राफ का भी साइज चेंज हो गया। अगर इसको कम कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं 10, इसका साइज 10 हो गया। अब यहां आता हूं, इसका साइज करता हूं 1 EM। कुछ फर्क आया? करता हूं 2 EM। कुछ फर्क आया? 3 EM, 5 EM। अब ये 5 EM आपको दिख गया? समझ आ गई बात? इसको हटा देता हूं। 50 पिक्सल। ये 5 EM और 50 पिक्सल में कोई डिफरेंस था? देखो 50 पिक्सल ये रहा, और इसको अगर मैं कमिट कर दूं, बिल्कुल इसको कर देता हूं, शाबाश, 10 पिक्सल 1 EM के बराबर नहीं होता। ठीक है, EM का मतलब होता है एलिमेंट। क्या एलिमेंट यूज होता है रेफरेंस के लिए? ये देखो, जितने भी मैंने बताए हैं, पहला वाला वो रिस्पॉन्सिव नहीं थे, उसके अलावा जो होते थे पिक्सल रिस्पॉन्सिव नहीं था। लेकिन ये जो EM है, ये रेफरेंस दे रहा है अपने पेरेंट एलिमेंट का। किसका? EM का मतलब एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट? पेरेंट एलिमेंट। तो जब मैंने 1 EM किया तो पेरेंट एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। पेरेंट एलिमेंट का साइज क्या है? 10px, 10 1 जा, तो इसका साइज कितना है? 10। अब यहां आता हूं, अगर 2 EM कर दूं तो इसका साइज कितना होगा? 20। 3 EM कर दूं तो इसका साइज क्या होगा? 30।
4 EM कर दूं तो इसका साइज क्या होगा 40, और इसी तरीके 5 कर दूं तो 50। तो EM यूज होता है अपने पेरेंट एलिमेंट के साइज के लिए, कि भाई अगर आपने कोई एक डिफ के अंदर साइज डिफाइन कर दिया, आप चाहते हो अपने पेरेंट एलिमेंट डिफ का जो साइज है, डिफ के अंदर जो फॉन्ट साइज है उसके हिसाब से आप जो साइज देना चाहते हो यहां पर दे दोगे। तो EM एलिमेंट रेफरेंस के लिए यूज हो रहा था कि भाई अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से आप जो साइज किसी चीज का सेट करना चाहते हैं, जैसे मैंने 1 से लेके 5 तक EM चेक करवाया तो यहां पर है। अब पैराग्राफ के अंदर भाई हो सकता है देखो 10 ये कर दिया 10, और यहाँ मुख्तलिफ 2-4 और हेडिंग्स होती है, मैं सबको अलग अलग डिफाइन करना चाहता तो मैं डिफाइन कर सकता था। सबसे बड़ी हेडिंग को मैं कर सकता था 3 या 4 EM कर देता, वो बड़ी हो जाती। दूसरे का शायद मुझे अब पिक्सल में देने की जरूरत ही नहीं है, मैं पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से कर देता, भाई तुम पेरेंट एलिमेंट का 3rd% हो जाना, 3 EM कर देता, उससे नीचे वाले को 2 EM कर सकता, उसके नीचे वाले को 1 EM कर देता, ऑटोमेटिक मेरे बॉक्स के हिसाब से वो चीजें क्या हो जाती एडजस्ट। अब इन सबको चेंज करना है मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसका साइज बड़ा करना चाहता हूं मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका मैं 20 कर दूं ये ऑटोमेटिक 100 हो गया। इसको कम करना है, मैं इसको 5 पिक्सल कर दूं, ये कितना हो गया साइज 25, 5 5 25, तो इसका साइज 5 5 25 हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई। ये काम है किसका EM का, पेरेंट एलिमेंट का साइज लेना। अब एक आता है 1 REM, ये क्या हो गया भाई 1 REM ऐसा है। अगर मैं कर दूं 2 REM तो ये ऐसा है, कर दूं 3 REM तो इसका ऐसा है, ऐसा है 4 REM ऐसा है, 5 REM तो इसका साइज ये रहा। ये किसके हिसाब से चल रहा है REM का मतलब रूट एलिमेंट। क्या पहला वाला क्या था एलिमेंट था, तो खाली एलिमेंट क्या है EM, जो कि क्या है पेरेंट एलिमेंट। रेफरेंस किसको दे रहा है ये पेरेंट एलिमेंट को, पेरेंट के हिसाब से अपनी हाइट या जो भी चीज है अपना साइज वगैरह सेट कर रहा है। लेकिन ये जो REM है ये होता है रूट एलिमेंट। अब इन सब का रूट एलिमेंट क्या है, इस पूरे इसका रूट क्या है, जड़ क्या है, वो ये है HTML के हिसाब से ये सेट हो रहा है। किसके हिसाब से सेट हो रहा है HTML। अगर मैं ऐसे डाल देता हूँ HTML, या मैं बॉडी के हिसाब से दे देता हूँ HTML, और मैं जाके फॉन्ट साइज कर देता हूँ 50 px, ठीक है ऐसे दे देता हूँ। अब ये इसके हिसाब से सेट हो रहा है, देखो इतना बड़ा साइज कर दिया इसने अपने आप का, ये अपने पेरेंट के हिसाब से चल रहा है। 1 EM दिया हुआ है। अगर मैं इसको कर देता हूँ भाई 20 और इसको चेंज करता हूँ 3, देखो ये उसके हिसाब से सेट होगा। अब इसका साइज क्या हो गया 150 नहीं, 3 × 20 60 इसका साइज हो जाएगा, ठीक है 3 2 6 तो 60 इसका क्या हो गया साइज होगा, क्योंकि रूट एलिमेंट के हिसाब से ये क्या हो रहा है सेट करता है। REM का मतलब रूट एलिमेंट। लिख देता हूं यहां पे मैं फॉर REM रेफर्स टू, मैं लिख देता हूं REM रेफर्स टू रूट एलिमेंट, EM refers to element parent element, sorry parent element, ठीक है भाई। EM और REM का डिफरेंस हमें यहाँ तक समझ आ गया जी। रूट एलिमेंट HTML, रूट मतलब जड़, जहां से ये पौधा उग रहा है, तो ये सारा पौधा कहां से उग रहा है HTML का, HTML से स्टार्ट है, तो ये रूट है। हाँ जब रिस्पॉन्सिव का बनाना होता है किसी चीज को, हाइट वेट इन सबको रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम परसेंटेज VH ये सब यूज करते हैं, और टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम ये यूज कर रहे थे EM और REM। नहीं पूरे REM पूरे HTML को नहीं कर देगा, पूरे HTML को नहीं कर देगा, HTML के साइज के हिसाब से सेट करेगा। REM मैंने इसको दिया ना साइज, पूरे आप HTML को थोड़ी पास करोगे, HTML का तो एक्चुअल साइज रहेगा। आप एलिमेंट को जो पास करोगे ना, आप इसका HTML तो मैंने वैसे ही पास किया है समझाने के लिए, अगर मैं HTML ना भी दूं तब भी तो अपने पेरेंट का साइज ले रहा है, HTML को भले ना दो, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है। HTML का प्रॉपर जो साइज है वो लेके चल रहा होगा,
17 होगा, 16 होगा, 15 होगा या 10 होगा, वो हिसाब से उस हिसाब से साइज को लेके चल रहा होगा। तो REM हम जब लगा रहे होते हैं रिस्पॉन्सिव के लिए लगा रहे होते हैं, भाई मेरा रूट एलिमेंट जो है उसके हिसाब से सेट कर रहा है, HTML के हिसाब से सेट कर रहा है। HTML का मतलब ये नहीं कि आप HTML को कभी भी ऐसे कॉल करके ये नहीं करोगे, ये कभी भी करोगे नहीं, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। HTML को आप कॉल कर लो और उसका हाइट वेट दे रहे हो, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, कभी भी ये वाला टैग नहीं यूज करना आप लोग, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि HTML का क्या कैसे नीचे, ये EM वाला हो गया और ये REM की एग्जाम्पल हो गई। थोड़ा आगे जाके हम जब थोड़ा सा वो रिस्पॉन्सिव वगैरह पे काम करेंगे ना, फिर मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा। टेक्स्ट के अंदर आपको इशू आएगा, सर मेरा मोबाइल की स्क्रीन पे टेक्स्ट छोटा दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, तब आपको डिफरेंस समझ आएगा। फिर हम वहाँ जाके ये REM और EM का गेम खेलेंगे। अच्छा आते हैं, अभी एक चीज़ आती है आउटलाइन। भाई आउटलाइन बॉर्डर की बॉर्डर होता है। आउटलाइन की अगर एग्जांपल दूं तो आउटलाइन बॉर्डर का बॉर्डर होता है, बॉर्डर का भी बॉर्डर होता है, क्योंकि जब भी एक लाइन खिंचती है तो उसकी दो तरफ निकल जाती है ना, उसकी दो साइड्स बन जाती है जब भी एक लाइन खींचती है, ये तो पक्की बात है। देखो एक बॉक्स बनाना है, उसको यूं खींचा, बॉर्डर बन गया बॉक्स का। अब ये जो बॉर्डर खींचा, चाहे आपने एक सिंगल लाइन डाली, इसके भी तो दो साइड्स हो गई ना, एक ये वाली साइड और एक ये वाली। अब ये जो बॉर्डर की हिस्सा बाहर वाली साइड है ना, जो बिल्कुल साथ चिपकी हुई है, जो बॉर्डर का बॉर्डर है, उसको बोलते हैं उसकी आउटलाइन। अब आउटलाइन का कैसे यूज करते हैं भाई, सेम स्टाइल, बिल्कुल सेम। आता हूं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूं और इनको कमेंट करूंगा मैं, div डॉट बॉक्स डॉट बॉक्स, और वही इसको हाइट वेट देनी है, हाइट दे देता हूँ 50 VH, और इसी के साथ विड्थ दे देता हूँ 40 VW, और इसी के साथ बॉर्डर दे देता हूँ 2 या 10 px सॉलिड ब्लैक। ये बॉर्डर दिख गया, और सेंटर करना है तो ऑटो। ब्लॉक एलिमेंट का जब भी मार्जिन ऑटो करूंगा तो क्या होगा, वो हाँ सेंटर आ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे कि सेव किया और ये सेंटर आ गया, ठीक है भाई। और उसको अगर टॉप से सेंटर लाना हो, इसको और लेकर आता हूँ, मार्जिन सेंटर आ गया। अब ये बॉर्डर के साथ, अब मैं अगर आऊं यहाँ पे और लिखूं आउटलाइन, इसमें क्या होगा सर, वही 2px सॉलिड रेड, बॉर्डर का बॉर्डर आ गया, ठीक है भाई। सेम प्रॉपर्टी वही है जो बॉर्डर वाला है। इधर आके देखो, वही बॉर्डर स्टाइल क्या क्या होता है, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर ऑफसेट और आउटलाइन। ऑफसेट और इनसेट होता है दो चीजें, एक ये दिखाएगा ऑफसेट 3D लुक के लिए, ऐसे बॉर्डर का अंदर की झुकाव की तरफ और बाहर के झुकाव की तरफ। ये देख रहे हो, एक तरफ थोड़ा ऊपर उभरा हुआ है और एक तरफ अंदर की तरफ बॉर्डर लगता है। पप्पा जी के तुम्हारे नौकर नहीं बैठे। ऑफसेट, ठीक है, और दे देता हूँ 10 px, बॉर्डर ऑफसेट करना पड़ेगा। और एक मिनट रुक जाओ, ऑफसेट का, हाँ, और एक और चीज़ है, इनसेट इसमें है या नहीं है ये भी देखना पड़ेगा। इस बॉर्डर में शायद इनसेट नहीं, ऑफसेट ही है। इनसेट भी 3D दे रहे, डिफाइंस आउटलाइन, और यहाँ आता हूँ इनसेट ले आता हूँ, आउटलाइन और ऑफसेट दे रहे हैं, इनसेट कहाँ गया, आउटलाइन ऑफसेट दे रहा है, इनसेट का स्टाइल इसने लगाया हुआ है, बॉर्डर ऑफसेट, फिट दे दिया, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दे दी, ऑफसेट और इनसेट की, इनसेट ये रहा, बॉर्डर आउटसेट होता है, इनसेट और आउटसेट, ऑफसेट नहीं, इनसेट और आउटसेट होगा। किसके कोड में जाके देखें, बॉर्डर ऑफसेट नहीं, बॉर्डर वहाँ लगाया हुआ नहीं है ना,
इसने बॉर्डर नहीं, आउटलाइन, सॉरी आउटलाइन, आउटलाइन में ऑफसेट ही दे रहा है, इनसेट तो नहीं याद आ रहा मुझे। ऑफसेट तो बॉर्डर की तरफ, बाहर की तरफ गैप देगा, और बॉर्डर तो मैं दिखाऊं पहले तो मैं बॉर्डर लेकर आऊँ यहाँ से, चेस्ट बॉर्डर, इसको कमेंट से हटाऊंगा और इसको ले आता हूँ 100 पी, सॉरी बहुत ज़्यादा है, 100 px, ठीक है, और थोड़ा सा कम करता हूँ 30 px, और इसको बढ़ाता हूँ 10 px। देखो ऐसी चीज़ दिखा रहा होता है जैसे एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स दिखाई दे रहा होता है। तो ऑफसेट बेसिकली इसके दरमियान का और इस साइड से जो गैप आ रहा है ना मेरे पास, ये इसका ऑफसेट कहला रहा होता है बॉर्डर का। यानी कि आप देखते हैं एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स निकल रहा होता है बाहर की तरफ, एक ये 3D लुक दे रहा होता है कि भाई ये चीज़ है। इसको अगर गौर से देखो ऐसा लगता है इस बॉर्डर और इस बॉर्डर के दरमियान ऐसा गैप है कर्व वाला, जैसे हम 3D लुक बनाने के लिए ना कभी यूँ बनाते हैं कोई एक चीज़ हो, अगर उसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँ गैप को तो शायद थोड़ा ज़्यादा समझ आना चाहिए। मैं इसको 40 करता हूँ, ठीक है, ये इस टाइप का कि भाई ये वाला बॉक्स इसके अंदर इस तरह से आ रहा है। हालांकि इसको हम महसूस करें तो ये इसमें और नॉर्मल वाले में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसे तो मैं एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बना सकता हूँ, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ मैं कुछ लिख नहीं सकता, यहाँ कुछ आने वाला नहीं है। समझ आई ये वाली बात, यहाँ पर कुछ लिख नहीं सकता। जैसे मैं एक बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाता हूँ, एक बॉक्स बनाया उसके अंदर दूसरा बॉक्स बनाता हूँ, दोनों बॉक्स के दरमियान डिफरेंस आ जाएगा अगर मैं बॉर्डर बना दूं, एक का बॉर्डर और दूसरे का बॉर्डर। लेकिन मैं आउटर बॉक्स के अंदर अगर कुछ लिखूंगा तो वो यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा ना, ऊपर लिखूं या इसके नीचे लिखूं। लेकिन अगर इसमें लिखने की कोशिश करूं, अगर इसके दरमियान कुछ भी डाल दूं, लॉरेम करना है यहां आकर और इसके दरमियान में आके लॉरेम लिख दूं तो ये टेक्स्ट यहां आने वाला है, कोई चीज यहां लिख नहीं सकता मैं, क्योंकि बॉर्डर का गैप है, बॉर्डर की आउटलाइन है, बॉर्डर के, क्योंकि मेरा कंटेंट जैसे हमने बॉक्स मॉडल पढ़ा है सबसे पहले क्या होता है, कंटेंट होता है, कंटेंट के बाहर बॉर्डर है, तो बॉर्डर के बाहर तो कंटेंट जा ही नहीं सकता, बॉर्डर के बाहर कंटेंट नहीं जा सकता। तो ये जस्ट अगर गैप देना हो स्टाइलिंग के लिहाज से तो ऐसा गैप दे सकता हूं मैं, लेकिन इसके बाहर जो बॉक्स है इस बॉक्स और उस बॉक्स में डिफरेंस ये होगा कि बॉक्स के अंदर अगर बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि यही शेप सेम दूसरे तरीके से मैं बना सकता हूं। मैं आता हूं यहीं पर और एक और div डॉट बॉक्स कर दूं अगर, ठीक है, और div डॉट बॉक्स और इसको कर देता हूं आउटर, इसको कर देता हूं इनर, ठीक है। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ आकर इसकी स्टाइलिंग में CSS पूरी लिख दूं, कॉपी करूँगा पहले इसी चीज़ को, इसको पेस्ट करूँगा, दूसरी बार भी पेस्ट करता हूँ और आउटलाइन वगैरह मिटा देता हूँ, इसकी भी आउटलाइन वगैरह इसकी भी मिटा देता हूँ, ठीक है भाई। और मार्जिन ऑटो हो गया 100 पिक्सल और इसको कर दिया 5 पिक्सल और इसको भी कर देता हूँ 5 पिक्सल और इसको कर देता हूँ रेड, ठीक है। पहले तो ये बॉक्स आ गया और एक और चीज़, इनर यहाँ पर नहीं था, इनर पीछे था, स्टार्ट में इनर और यहाँ लिख देता हूँ OUTER आउटर ये आ गया। और इसका ये वाला बॉक्स 50 VH ये है, तो इसको मैं कम करूँगा 100 मार्जिन, टॉप से मार्जिन हटाऊँगा इसका भी और टॉप से मार्जिन इसका भी हटाऊँगा। पहले तो दोनों को सेम लाऊँगा और दोनों का साइज़ सेम हो ही नहीं सकता, इनर का साइज़ कम करना पड़ेगा, उसका का साइज़ कर देता हूँ उसके बॉक्स के हिसाब से 50% और 50% अपने बॉक्स का साइज देगा। और इनर वाले को पैडिंग, तो टॉप से इसको पैडिंग दिलवाता हूँ, पैडिंग यहाँ से मैं ले लेता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है भाई। ये जैसे ये बॉक्स दिख रहा है ना, अब इसमें और उसके अंदर क्या फ़र्क है, सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि ये डबल बॉक्स है भाई, क्या है, डबल बॉक्स है ये वाला बॉक्स और ये। अब यहां अगर कुछ लिखता हूं आउटर में तो यहां टेक्स्ट आ सकता है, लेकिन यही चीज कहां नहीं हो सकती, आउटर के। और अगर मैं सेम काम करूं, अब इन पर आउटलाइन डाल दूं, दोनों पे इनका टेक्स्ट मिटा के इनकी आउटलाइन डाल देता हूं, दोनों के अंदर सेम आउटलाइन जैसे उसमें डालिए, सेम काम, आउटलाइन वहां से कॉपी करता हूं, दोनों में पेस्ट कर देता हूं। आउटलाइन यहाँ से कॉपी की
और आउटलाइन यहाँ पर भी पेस्ट की, दोनों की आउटलाइन आ रही है। देख रहे हो, अब ऐसा लग रहा है 3D लुक, पहला डब्बा उसके अंदर, दूसरा डब्बा उसके अंदर, डब्बा डब्बे के अंदर डब्बा आ रहा है। लेकिन टेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ कुछ ही जगह जा लिख सकता हूँ। और कलर चेंज करता हूँ, रेड वाले का ब्लू है और ब्लैक वाले का तबीयत डाउन है यार मेरी आज बहुत, ग्रीन है। ये वाली बात समझ आ गई? अब तो क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ चलते हैं अभी। और ये तो हमने देख लिया भाई। और अब मैं अगर टेक्स्ट लिखूँ तो इनमें मुझे डिफरेंस समझ आ जाएगा। लॉरेम, इसका टेक्स्ट यहाँ आएगा और इसका टेक्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेक्स्ट यहाँ आएगा। समझ आ रही है बात? अब इसका ऑफसेट ये है, इसका ये रहा। और इंस्पेक्ट करूँ अगर बॉर्डर को देखने के लिए तो लाइन बाय लाइन आप मुझे ये बताएगा कम्यूटेटिव पर किसका बॉर्डर ये रहा, ये इसका कंटेंट, ये इसकी पैडिंग, ये इसका बॉर्डर। और ये देखो अब यहाँ से डायरेक्ट वो दिखा रहा है, मार्जिन वाली प्रॉपर्टी दिखा रहा है। हालांकि यहाँ पैडिंग बॉर्डर आ गया, बॉर्डर के बाहर वाला पूरा मार्जिन दिखा रहा है, बॉर्डर के बाहर आउटलाइन नहीं दिखा रहा। बॉर्डर के बाहर आउटलाइन नहीं है, आउटलाइन यहाँ पर मिसिंग दिखाएगा। ठीक है, तो आउटलाइन इसका हिस्सा है कि भाई कहाँ तक ये बॉक्स बन रहा है। और ये एक एग्जांपल के तौर पे थी, इसलिए मैं इसको यहाँ से ऐसे कमेंट कर देता हूँ और इनका आउटलाइन में रिमूव कर दूँगा। एक मिनट यहाँ तक। और ये क्या डिस्प्ले दे रहा है? ठीक है, ये इसी तरीके से आपको कोड दे देता हूँ। इसकी CSS भी कमेंट करता हूँ और ये भी। बाकी इस पर भी वही प्रॉपर्टी वैसे लगेंगे। आउटलाइन डैश्ड वाली चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, टॉप पे चाहिए। जो बॉर्डर वाली प्रॉपर्टीज है ना, वो सेम प्रॉपर्टीज इसके लिए भी हैं, स्टाइल के अंदर भी। और यहाँ पर आता हूँ, टेक्स्ट पे आता हूँ अब सीधा CSS के। टेक्स्ट के हवाले से पहले चीज, टेक्स्ट का कलर दिया है इसने। सिंपल हमें टेक्स्ट को कलर देना आता है, हमें पता है भाई टेक्स्ट को कलर कैसे देंगे। भाई कलर पे जाएंगे और टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। सेम काम इसने बैकग्राउंड कलर बताया, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, और अलाइनमेंट आ गए। टेक्स्ट की अलाइनमेंट के हवाले से इसने बात की है। सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है। पैराग्राफ ले लेता हूँ एक, ठीक है, और एक काम करता हूँ, चलो पैराग्राफ ही ले लेता हूँ एक। इसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट डाल देता हूँ लॉरेम, और आता हूँ पैराग्राफ के ऊपर सीधा P से कॉल करूँगा यहाँ, P का पैराग्राफ। और इससे जो प्रॉपर्टीज आती जा रही हैं लाइन बाय लाइन यहाँ, वरना आप ये प्रॉपर्टीज सारी इसने यहाँ लगा कर दिखाई हैं, ये रही। अब याद है अलाइन हम लोग किसके थ्रू कर रहे होते थे? एट्रीब्यूट के थ्रू। वरना यहाँ पर करना है तो टेक्स्ट अलाइन वाली प्रॉपर्टी है। जैसे ये रहा, मैं सेव करता हूँ इसको, मेरे पास ये चीज़ ऐसे आ रही है। मैं इसको यहाँ लिखूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो देखो टेक्स्ट सेंटर की तरफ आ गया। ठीक है, इसी तरीके से टेक्स्ट अलाइन राइट कर दूँ तो राइट साइड से। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दूँ तो लेफ्ट साइड से। बाय डिफ़ॉल्ट ही लेफ्ट साइड से होता है। तो ये तो पहली चीज़ आ गई, राइट या लेफ्ट या सेंटर, जो भी आप अप्लाई करना चाहो टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी एक। दूसरे नंबर पे इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट अलाइन के अलावा। टेक्स्ट अलाइन में एक और जस्टिफाई प्रॉपर्टी आती है। जस्टिफाई को किसको पता है क्या होती है? जस्टिफाई का मतलब है अगर कोई टेक्स्ट, जैसे ये आ रहा है, ये सब एक जैसा है, अगर मैं जस्टिफाई हटा दूं, रन, देख रहे हो, स्टार्ट एक लाइन से होता है लेकिन एंड एक जैसा नहीं होता। देख रहे हो, एंड कोई कहाँ खत्म हो रहा है, कोई कहाँ। जस्टिफाई में क्या करता है? इंसाफ करता है वो। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक जैसी करवाएगा। जैसे Ctrl+Z, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करने से। बाकी प्रॉपर्टी यही इसी की है। जैसे टेक्स्ट अलाइन की है ये वाला, उसके लिए टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा मुझे। ये रहा नॉर्मली, मेरे वाले में तो केस में ऐसा ही है। सेंटर किया हुआ है, इसको मैं कर दूँ नॉर्मल, छोड़ दूँ तो ऐसा है। जस्टिफाई कर दूँ तो जस्टिफाई ऑलरेडी हुआ हुआ है क्योंकि वो सिंगल ही टेक्स्ट है मेरे पास। ठीक है, तो अब ज़्यादा टेक्स्ट हो तो फिर इस पर पता चले। मैं आकर यहाँ थोड़ा लॉरेम बढ़ा देता हूँ, लॉरेम 500 इंटर, और पहले यहाँ आता हूँ टॉप पे,
टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई हटा देता हूँ। अब देखो कोई भी कहीं पर भी ख़त्म हो रहा है, जैसे ही जस्टिफाई करता हूँ अब देखो एक सीरीज में, ठीक है भाई। तो जस्टिफाई का ये यूज़ होता है। ये नॉर्मल हम जब कार्ड्स वगैरह बना रहे होते हैं छोटे छोटे, जिनमें टेक्स्ट आ रहा होता है, दोनों तरफ से इक्वल चल रहा होता है, उसके अंदर हम यही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होते हैं। टेक्स्ट अलाइन लास्ट, अच्छा ये इसने सूडो कोड दिया हुआ है, सूडो कोड के हवाले से तो खैर अभी हम बात नहीं करेंगे, सूडो कोड को तो हम ये, और टेक्स्ट अलाइन लास्ट वाली प्रॉपर्टी दी है, सूडो कोड को यहाँ स्टॉप करूँगा। ये जो इसने ए डॉट बी दिया है ना, ये हम सूडो कोड्स में देखेंगे। टेक्स्ट डायरेक्शन पे आऊँगा सीधा सीधा। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या करती है? टेक्स्ट डायरेक्शन है, डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन डायरेक्शन, और डायरेक्शन में LTR लिखने से क्या होगा भाई? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और अगर मैं इसको लिख दूँ RTL तो टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट चलना शुरू हो जाएगा। इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और इंस्पेक्ट में सॉरी इसको टेक्स्ट को थोड़ा कम करूँगा, अभी बहुत ज़्यादा लिख दिया है। ठीक है भाई, ये कहाँ तक बहुत है? बस यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। ये तो लेफ़्ट टू राइट शुरू हो जाएगा टेक्स्ट लिखना, सेम चीज़। और ये किस लिए यूज़ हो सकता है भाई? ये क्यों यूज़ हो सकता है? लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट क्यों यूज़ होता है? कोई बताएगा? हाँ, दैट्स द पॉइंट, कि अगर आपको कभी कोई उर्दू वाली राइटिंग देनी हो तो वो राइट से शुरू होगी या लेफ्ट से शुरू होगी। ये चीज़ कैसे डिसाइड होगी? तो ये इसी से डिसाइड होगी कि भाई आपने राइट टू लेफ्ट करना है या लेफ्ट टू राइट करना है डायरेक्शन में। अच्छा भाई, इसके बाद डेकोरेशन में आ जाओ। अब ये टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज है, जैसे आपने अंडरलाइन पढ़ी थी ऐसे यही है। टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन ऊपर के लिए, अंडरलाइन थ्रू सेंटर से लाइन के लिए, अंडरलाइन नीचे लाइन के लिए, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या नाम है, ओवरलाइन उससे ऊपर। और मल्टी कंडीशन भी दे सकते हो आप, एट अ टाइम ओवरलाइन भी हो अंडरलाइन भी हो। यहाँ पर आते हैं और हम यही टेक्स्ट डेकोरेशन पे आते हैं। और हाँ, वो एंकर टैग देखा है आपने? एंकर टैग, उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो ना, उसके नीचे वाली लाइन गायब हो जाती है, ठीक है। वो अक्सर होता है ना, हम एंकर टैग लिखते हैं उसके नीचे लाइन आ ही रही होती है। अब कलर चेंज कर सकते हैं उसका, लेकिन लाइन उसके साथ रहती थी। अब क्या करें? तो टेक्स्ट डेकोरेशन उसका नन कर दो, उसकी लाइन गायब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आता जैसे नन्स की प्रॉपर्टी है, और मैं आने के बाद अगर कर दूँ ना ये लाइन थ्रू, तो अब क्या होगा? सबके बीच से लाइन जा रही है। इसी तरीके से एक है क्या, अंडरलाइन, तो अंडरलाइन आना शुरू होगा। ओवरलाइन, फिर मल्टी कंडीशन भी दे सकता हूँ, ओवरलाइन, ओवरलाइन ऊपर से भी आ गई, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा दिख रहा है ऊपर से और नीचे से आ गई, ये सिंगल लाइन है, ठीक है। ये इस लाइन की ये रही, और ये वाला जो है ये दूसरी वाली लाइन का है, ठीक है। तो ओवरलाइन, इसी तरीके से अंडरलाइन भी लग जाएगी, ठीक है, डबल लग चुकी है। इस वाले में ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे लगी हुई है, ठीक है। अब आपको नज़र आ गई है डबल डबल जो लगा नज़र आ रही है, तो ये अंडरलाइन और ओवरलाइन की टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसमें ज़्यादातर तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन ही यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें लिस्टिंग वगैरह को सेटिंग करनी होती है थोड़ी सी। तो ये इसकी बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाली टेक्स्ट डेकोरेशन के हिसाब से। और इसने कोई दिया है, अच्छा टेक्स्ट डेकोरेशन कलर भी दिया है, कलर भी है, और टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल भी है, और टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस भी है, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन वन बाय वन ऊपर से दिखा देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो कलर होता है, यहीं पर आता हूँ, इसी चीज़ को ऑन रखता हूँ, मैं सिर्फ एक लाइन लगाता हूँ, अंडरलाइन सही है मेरा ख्याल है, वरना टेक्स्ट में वो मिक्सिंग दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ आने के बाद टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। और यहाँ आने के बाद स्लैश लगा के कलर है, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर RED रेड, और रेड कलर से हो गई है, ठीक है। ये उसकी क्या हो गई, कलरिंग वाली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरे नंबर पे क्या प्रॉपर्टी है भाई? और अच्छा, इसको भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, और यहाँ आते हैं, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, अब ये कॉपी करता हूँ इसी चीज़ को, इस चीज़ को सॉरी, यहाँ से कॉपी किया, नीचे आया, इंटर पेस्ट किया, कलर की जगह क्या है, स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। और अच्छा, ये कॉमा इसने ऐसे दे दिए, स्टाइल में कर देता हूँ सॉलिड, तो ये ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, सॉलिड। मैं इसको कर दूँ डैश्ड, तो क्या हो जाएगा, डैश्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ आपने देखी हुई है पहले वन टाइम, तो इनको आपने अप्लाई करना है। वैसे जब ऐसे लिखते हैं ना फर्स्ट टाइम यूँ करके, तो प्रॉपर्टीज़ के नाम दे देता है, डॉटेड, फलाना, ढिमकाना, तो वो प्रॉपर्टीज़ आप चेक करो,
ऐसे सिंपल सिंपल स्टाइल की प्रॉपर्टीज है जो आप लगाओगे ऑन द स्पॉट आपको डिस्प्ले में कुछ स्टाइल दिखा देगी। डबल्ड है, डॉटेड है, डैश्ड है, वेवी है, वो वेव्स की शक्ल में आ रही होती है, चेक कर लेना ये तो अभी आप इतने छोटे बच्चे तो नहीं रहे अभी आप। टेक्स्ट थिकनेस, हाँ भाई टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस समझाने की जरूरत है, क्या होगी? हाँ जी, टेक्स्ट डेकोरेशन की थिकनेस, इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, लाइन चेक करता हूँ, डॉटेड दिखाई दे रहा है। और इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉलिड कर देते हैं या डैश्ड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर है। ये रहा, और उसको मैं कर दूँ 50, ठीक है भाई, तो ऐसे आएगा। तो एक वो तो मैंने जस्ट समझाने के लिए ऐसे लिख दिया, आप तो ज़ाहिर सी बात है इसको एक लिमिट में यूज़ करेंगे, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, उतने पिक्सल पे आप इसको यूज़ करेंगे। समझ आ गई बात? और क्या है भाई इसके अंदर? थिकनेस विकनेस हो गया, ठीक है। बस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी बता दी है इसने। सबसे पहले अंडरलाइन मतलब कौन सा स्टाइल लगाना है ये, दूसरा कलर, तीसरा उस पर जो स्टाइल लगने वाला है डबल डैश जो भी वो, और तीसरी चीज़ ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। सबको अलग अलग लगाने के बजाय आप एक लाइन में ऐसे लगा सकते हो। जैसे आप यहाँ आए, टेक्स्ट डेकोरेशन इसका नाम होगा, क्या नाम होगा? टेक्स्ट डेकोरेशन। अब पहली चीज़ आपने जो मैंने वैल्यू पास की अंडरलाइन या जो भी आप देना चाहते हो बिलफर्ज, अंडरलाइन देनी है या ओवरलाइन देनी है, मैंने कहा अंडरलाइन या लाइन थ्रू दे देता हूँ, लाइन थ्रू, ठीक है। उसके बाद कलर ब्लू, और उसके बाद इसने दे दिया स्टाइल, स्टाइल में दे दिया सॉलिड और 5 या 2px, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं और लाइन थ्रू और 2px की हो गई। इस चीज़ को समझने के लिए फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज कर देता हूँ 20px, ठीक है भाई, ये बड़ा हो गया। क्लियर बात है? तो ये हो गई इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। आगे चले, और यहाँ तक हो गया ये सिंपल। और ये रहा एंकर टैग के लिए टेक्स्ट स्टाइल डेकोरेशन नन, जो मैंने चीज़ बताई थी, ये रहा। अगर टेक्स्ट डेकोरेशन नन को मैं हटा दूँ, रन करूँ, देखो ऐसे अंडरलाइन होती है, यहाँ आया टेक्स्ट डेकोरेशन नन के ऊपर, तो उसका जो नीचे अंडरलाइन वाला स्टाइल है वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। समझ क्या बेटा? ये CSS में ना बेटा, एट्रीब्यूट कहाँ है? ये तो CSS में लगा रहा हूँ मैं, ये सारी CSS है। अभी जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये सब CSS के ऊपर है, टेक्स्ट डेकोरेशन CSS है। अब एट्रीब्यूट वाला काम खत्म, अलाइन वलाइन सब कुछ यहीं से होगा, ठीक है। सिंगल किसी एक पैराग्राफ है, सिर्फ उसी चीज़ को आपने अलाइनमेंट देनी है, कोई एक चीज़ देनी है, वो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो उस पर। लेकिन अब आप किससे अप्लाई करोगे? CSS के थ्रू। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाओ, टेक्स्ट के हवाले से देखते हैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ट्रांसफॉर्म करना, अपर केस में ले जाना, लोअर केस में कर देना, कैपिटलाइज में कर देना। भाई टेक्स्ट है, अपर केस में किया इसने, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस में रखा, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। आता हूँ यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये रहा, और इसको मैं आता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आया और मैंने इसको कर दिया कैपिटलाइज ईच। हर लफ्ज का पहला लफ्ज क्या हो गया? कैपिटलाइज, ये हो गया कैपिटलाइज। अब अगर कर दूं लोअर केस तो सब लोअर केस हो, और अगर कर दूं अपर केस तो सब अपर केस हो गया। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई बात? बिल्कुल सिंपल सा है। ये कहाँ यूज़ कर रहे होते सर जी? ये ऐसे नहीं यूज़ कर रहे थे कि नॉर्मली सर ये तो क्या है, बंदा लिखने से पहले ही खुद देख ले इस चीज़ को, ये लगाने के नहीं। एक यूज़र है, आप देखते हो अक्सर जैसे अपनी प्रोफाइल का नाम लिखते हो आप लोग कहीं, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ प्रोफाइल का नाम बेशक छोटा लिख दो, जैसा भी लिख दो, जब प्रोफाइल बन जाती है नाम आपका कैपिटल में आ रहा होता है। वो कैसे? आपने तो स्मॉल में लिखा था, उसके अंदर पीछे ये फॉर्मूला लगा हुआ होता है कि भाई यूज़र जो भी लिखे, मैं इसके अंदर चाहे स्मॉल अपना, जैसे मेरा नाम है, मैं यहाँ आता हूँ और इसके अंदर बिलफर्ड मैंने लिख दिया सिद्दीक, लिख दिया, सेव किया, और यहाँ आने के बाद मैं इसको यहाँ पर प्रॉपर्टी मैंने लगा दी है कैपिटलाइज ईच भी कर सकता हूँ कि भाई पहला लफ्ज बड़ा हो तो बिलाल और सिद्दीक का एस बड़ा। क्लियर बात समझ आ गई? तो इस तरीके से ये चीज़ खुद ब खुद है। और अगर मैं इसको फुली क्या अपर केस कर दूं तो क्या होगा? ये जस्ट इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे। समझ गए बात? चलो आगे चलते हैं। स्पेसिंग, स्पेसिंग बड़ी ज़बरदस्त है। इंडेंट क्या होता है भाई? बहुत है, चलो अप्लाई कर लो, जाओ यार, ठीक है जाओ।
टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बताया, टेक्स्ट तो खत्म कर लेता, मैंने बताया कि एक आउटलाइन बताइए और आउटलाइन बताया कि वो तो बॉर्डर पहले से पड़ा हुआ था आपने, और ये सब हुआ हुआ है। ये इसलिए थोड़ा तेजी में आपको लग रहा है बता रहा हूं, ये सब बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, ऐसी कोई चीज नहीं है ना इसमें कि अलग से कुछ हो। देखो सिंपल, यहां जाओ, कलर का नाम दिया, कलर आपको पता है कैसे लगता है। अलाइनमेंट दिया, उसने कुछ नहीं लिखा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लेफ्ट राइट उसने लगा के देखा है। चलो कर लेना आप लोग, ट्रांसफॉर्मेशन तक बता दिए, स्पेसिंग शैडो और फॉन्ट हम उसमें पढ़ेंगे। हाँ किस में बेटा?